नमस्कार। देश की बात में हाजिर है और पहले बात आगामी विधानसभा चुनावों की। जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा में चुनावी घमासान चरम पर पहुंच रहा है। कई सीटों पर को लेकर तो कहीं गठबंधन को लेकर पार्टियों के अंदर ही तूफान सा मचा हुआ है। पहले बात अगर हम जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर की, जहां बीजेपी में सीटों का बंटवारा चुनौती बन गया। बीजेपी ने आज सुबह 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उस लिस्ट को वापस ले लिया गया। पहली लिस्ट में 3 चरणों के उम्मीदवारों के नाम बताए गए थे, लेकिन फिर जारी संशोधित लिस्ट में सिर्फ पहले चरण के 15 उम्मीदवारों के नाम थे। उनमें 8 मुस्लिम नाम शामिल थे। गौरतलब है कि लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता के नाम नहीं थे। अब कार्यकर्ताओं के विरोध पर रविंद्र रैना ने कहा है कि अगर कोई भी नेता और कार्यकर्ता को समस्या है तो हम उसका हल ढूंढेंगे। हम सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। और कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट जारी की गई, बीजेपी की दूसरी लिस्ट में एक नाम सामने आ गया। कोकरनाग सीट से चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर को टिकट दिया गया। अमूमन बीजेपी में व्यवस्थित तरीके से लिस्टें जारी होती हैं और इस ऊहापोह के पीछे कारणों को हम समझेंगे। और अब आइए एक दूसरा पहलू इन चुनावों का, जो दूसरा खेमा है, जो दूसरा पक्ष है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस एनसी जो गठबंधन खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले हफ्ते गठबंधन के ऐलान के बाद कुछ सीटों पर अब पेच अटक गया है। राज्य में कल पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन है। ऐसे में गठबंधन को बचाए रखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद आज फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात कर सकते हैं। और कितना गहरा है इस खेमे में मतभेद, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले कुछ सुन लेते हैं बीजेपी के नेताओं को। रविंद्र राणा को सुनते हैं, उनका क्या कहना है, और फिर आगे बढ़ेंगे। एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा। एक एक करके सभी वरिष्ठ नेताओं से मैं मुलाकात कर रहा हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी हर एक बात हमने पहले भी सुनी है। आपसे परामर्श, विचार विमर्श मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ता को साथ लेकर कार्य किया है और मैं आगे भी आप सब की बात सुनूंगा। क्षेत्र से, मेरे जिले से हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता आए हैं और जैसे जैसे उनको पता चला है और ऐसे वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में वो पहुंचे। आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी से मुलाकात हुई है और संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी से भी मुलाकात हुई है और हमें यकीन दिया गया, विश्वास दिया गया और शाम तक जो भी संगठन का निर्णय होगा वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में होगा। और आइए सीधे हम चलते हैं अपने सहयोगी नज़ीर के पास। सबसे पहले नज़ीर, अगर पहले हम बीजेपी खेमे की पक्ष की बात करें, एक लिस्ट आती है, वो चली जाती है, डिलीट हो जाती है, फिर दोबारा एक लिस्ट आती है। क्या हो रहा है बीजेपी खेमे में? दरअसल आज जो कई चीजें बीजेपी को वापस लेनी पड़ती है, उसमें एक चीज ये भी है कि अपना ही लिस्ट जो अपने कैंडिडेट का वापस लेना पड़ा। हाँ, ये दरअसल थोड़ी शर्मिंदगी की बात थी। पार्टी जिससे डिसिप्लिन के लिए माना जाता था, जिससे हमेशा ये कहा जाता था कि जो पार्टी की क़यादत या उसकी लीडरशिप फैसला करेगी, हमेशा जो जितने भी पार्टी के वर्कर या लीडर्स हैं वो उसको मानते हैं। लेकिन जम्मू में ऐसा नहीं हुआ। जो ही ये लिस्ट निकला तो जम्मू ऑफिस में काफी प्रदर्शन हुए। लोगों ने कहा कि पैराशूट कैंडिडेट्स को मैंडेट दिया गया। पैराशूट कैंडिडेट्स का उनका मतलब है जो लोग और पार्टियों में थे, कल तक थे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, अपनी पार्टी या पेंथर्स पार्टी में जो थे, उन लोगों को मैंडेट दिया। और हकीकत भी है, कई लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लीडर, जिनमें 2 मंत्री भी वहां रहे थे, उनको भी मैंडेट दिला था, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई देवेंद्र सिंह राणा भी शामिल हैं। और उसके साथ सुरजीत सिंह सुलाथिया है, मुश्ताक बुखारी है, वो एनसी में मंत्री भी रहे हैं, पीडीपी में रहे और अपनी पार्टी में रहे। जुल्फकार अली खुद ही उसको मैंडेट मिला है।
श्यामलाल शर्मा जो कांग्रेस के थे वो अब बीजेपी में आए, उसको मैंडेट मिला है। तो कई लोगों ने इस पे काफी विरोध जताया और बीजेपी के प्रेसिडेंट, जो स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना को काफी मुश्किल हालात का सामना आज अपने ही ऑफिस में उठाना पड़ा, जब उसके अपने ही वर्कर लीडर वहां एहतजाज कर रहे थे पार्टी फैसले के खिलाफ। वो कह रहे थे कि ये फैसला बदलना चाहे, तो और पार्टी ने कहीं हद तक किया, ये विड्रॉ किया लिस्ट। उसके बाद सिर्फ 15 लोगों का नाम रिलीज किया गया, जिनका जो कल जो नामांकन पत्र भरने का जो आखिरी दिन है कल फर्स्ट फेज के लिए, उन्हीं का दिया। उसमें 8 कैंडिडेट जो मुसलमान हैं, 7 हिंदू हैं, क्योंकि ये जो जहां इलेक्शन है वो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ही हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि एक तरफ रविंदर रैना जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है उनको मना रहे थे, लेकिन ये भी हकीकत उसको अंदर से है कि उसका खुद अपना नाम भी इस लिस्ट में नहीं था। और उसके साथ भी जो थे निर्मल सिंह थे, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मंत्री भी रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, उनका नाम भी गायब। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बिलावर, वहां किसी और को मैंडेट दिया गया था। इसी तरह कविंदर गुप्ता है, वो भी डिप्टी सीएम रहे हैं, उसका नाम भी कहीं लिस्ट में था नहीं। सत शर्मा थे जो बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, उसका नाम भी कहीं नहीं था। तो कई लोग वहां जब मेरी बातचीत भी हुई बीजेपी के कार्यकर्ताओं से या लीडर्स से जम्मू में, काफी नाराज थे। मेरी बात हुई कविंदर गुप्ता से भी, उसने कहा पता नहीं अभी कितने इम्तिहान होंगे। तो जाहिर सी बात है उसने कुछ नहीं बोला, और लेकिन इतना बोला कि इम्तिहान की घड़ी है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को अपना ही लोगों, अपने ही वर्कर्स के जो प्रोटेस्ट, आज उनका विरोध देखना पड़ा, और बीजेपी को अपने वर्कर्स के प्रोटेस्ट की वजह से ही इस लिस्ट को विड्रॉ करना पड़ा। वो एक कहानी। लेकिन नजीर एक और सवाल जी, नजीर एक सवाल और, कांग्रेस खेमे में पिछले हफ्ते हमने देखा था कि गठबंधन का ऐलान फारूक अब्दुल्ला साहब ने कर दिया था, लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं कि सीटों को लेकर भी वहां पे अड़चने हैं, वेणुगोपाल भी पहुंच रहे हैं, उस खेमे में क्या हो रहा है, संक्षेप में बता दीजिए। दरअसल वेणुगोपाल यहाँ आए एक ट्रबल शूटर की हैसियत से, लेकिन जो ट्रबल है गहरा होता गया, और अंदाजा लग रहा है कि शायद एनसी और कांग्रेस का यह गठबंधन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीट शेयरिंग के मामले में दोनों के जो स्टैंड है काफी सख्त हैं। नवोक छोड़ना चाहते हैं, वो न देना चाहते हैं। दरअसल 90 सीटें हैं कश्मीर घाटी में, कांग्रेस की ज्यादा प्रेजेंस नहीं है वहां। कांग्रेस कई सीटें मांग रही थी 12 के आसपास। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलाकर फैसला किया था 7 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़े, गो कि वो कहते थे इसमें उन्हीं का नुकसान है, और उसके बाद कांग्रेस ने माना नहीं। फिर 2.5 घंटे की मुलाकात के बाद जो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ हुई, वेणुगोपाल और जो सलमान खुर्शीद और दूसरे कांग्रेस नेता थे, उन्होंने कहा वो कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करेंगे, लेकिन उसके बाद वहां से कोई फोन नहीं आया, न कोई मीटिंग हुई। तो ऐसा लग रहा था पिछले हफ्ते ये बताया गया कि डन डील है, इससे लगा कि वो डील अनडन हुई है, क्योंकि सीट शेयरिंग के मामले में दोनों का इत्तेफाक नहीं हुआ। वो लग रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग ही लड़ेंगे। ये भी इशारे हैं कि शायद कांग्रेस कोई और भी विकल्प ढूंढने में लगी हुई है। नजीर, आपने ये भी बहुत अहम जानकारी दी कि शायद ये गठबंधन साथ में ना आए हैं, एनसी और कांग्रेस। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और हमें ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ कराने के लिए। अब हमारे साथ खास मेहमान हैं, जम्मू कश्मीर के चुनावों पर सईद ज़फ़र इस्लाम, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए सर। तो जो आज आपने खुद सुना नज़ीर को, जो खबरें आई जम्मू कश्मीर से, ख़ास तौर से जो पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर देती है फिर वो वापस लेती है। बीजेपी को हम अमूमन एक बहुत व्यवस्थित पार्टी, प्लान समझते हैं। इस तरह से क्या परिस्थिति बनी, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है, कैसे समझाएंगे आप इसे? देखिए, कोई ऐसी मुसीबत नहीं है समझाने की। जाहिर है कार्यकर्ता है, और बाकी दीगर पार्टी जो होती है उनके कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ता में बहुत फर्क होता है। ये समर्पित कार्यकर्ता होते हैं, ये पार्टी को प्राथमिकता देते हैं। नेशन के बाद जो है पार्टी आती है, तो देश के साथ पार्टी को प्राथमिकता देते हैं, और पार्टी जब का जो इंटरेस्ट होता है वो सर्वोपरि होता है किसी भी कार्यकर्ताओं के लिए। तो मुझे उसकी ज्यादा चिंता नहीं। कभी ऐसा हो जाता है कि छोटी मोटी नाराजगी इधर उधर हो जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि आज जो लिस्ट है
सीसी बैठती है, सीसी के बाद जो टाइट होता है सारा सीट का, लेकिन रिलीज करने का जो तरीका है वो हर फेज के साथ रिलीज करते हैं। अब 3 फेज में इलेक्शन होने हैं, तो 3 फेज में एक साथ नहीं करके 3 फेज में वो रिलीज होने हैं। वो आगे आने वाले दिनों में वो रिलीज हो जाएंगे। फर्स्ट फेज का रिलीज किया, अब आगे आने वाले दिनों में वो भी रिलीज हो जाएंगे। कोई ऐसी बड़ी मुसीबत नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा चूक हो गई उसमें, इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ कि भाई उसको एक साथ नहीं करना था, अलग अलग करना था एक साथ, और वो हो गया। लेकिन उसको फिर हम जैसे अपने व्यवस्थित तरीके से करते हैं वो करेंगे, और उसमें कोई ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। जी, तो क्या जो नाम जो दूसरे और तीसरे चरण के हैं जो बाहर आ गए थे, क्या वही रिटेन होंगे कि या वो बदले जा सकते हैं? क्योंकि हर चुनाव में हर राजनीतिक दल के अपनी रणनीति होती है, तो क्या उनमें बदलाव हो सकता है? देखिए, यही आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि सीसी जब बैठती है तो सारे सीटों पे चर्चा करती है और फिर फाइनल करती है फेज 1 का, जो अगर 3 फेज में तो फेज 1 का, और सेकंड फेज से पहले एक बार फिर से चर्चा करती है। और वो जो लिस्ट जिसपे चर्चा हुई है पहले मैराथन मीटिंग में, उस चर्चा की मीटिंग में अगर कोई छोटे मोटी फेरबदल हुआ, कोई और फीडबैक आने के बेसिस पे, या कुछ और जो संगठनात्मक कारणों की वजह से अगर कुछ चेंज हुआ तो कर देते हैं, और फिर उसी हिसाब से तीसरे चरण में भी ऐसा होता है। लेकिन इसकी जानकारी भी मैं इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि ये अभी तो सीसी की चर्चा भी होगी, लेकिन ये हकीकत है कि जो ये लिस्ट थी वो अलग अलग सेकंड चरण की भी थी, दूसरे चरण की भी थी, तीसरे चरण की भी थी। अभी जब दूसरे चरण का जब अनाउंसमेंट होगा उसमें फिर से एक बार चर्चा करके अनाउंस कर दिया जाएगा। उम्मीद ऐसा करता हूँ कि जो नाम थे वही नाम आएंगे। बिल्कुल, लेकिन आप इनकार भी नहीं कर सकते उससे, जो आपने एक इशारों में कहा कि इनकार भी नहीं कर पाएंगे। जी जी नहीं, कई बार ऐसा होता है, आपने भी देखा हो कि लिस्ट अनाउंस हो जाती है, कोई कैंडिडेट अनाउंस होते हैं, फिर भी उन कैंडिडेट को विड्रॉ करना पड़ता है। ये पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल रीजन जो है प्राथमिकता लेती है। तो हमारे लिए प्राथमिकता पॉलिटिकल कारण होते हैं। जो भी अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल कारण कोई अक्सर बनता है और उसके लिए ये अनिवार्य होता है कि किसी को चेंज करना है, तो करती है पार्टी, उसमें क्या है। आप देखिए पिछले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने कितने बार किया, तो मुरादाबाद में एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा को टिकट मिला, फाइनली नॉमिनेशन फाइल होने के बाद हटा दिया, सिंबल अपना वापस ले लिया। ये सब चीजें चलती रहती है, इसमें कोई बहुत ज्यादा इसके गहराई से देखना नहीं चाहिए। फाइनल लिस्ट जो आएगी सेकंड लिस्ट के, जैसे जैसे आज आपके फर्स्ट फेज के आगे, सेकंड फेज के भी जब आएगी तो आपको उसकी भी जानकारी होगी। और वो लोगों को बिल्कुल पूरे तौर से पार्टी के हर कार्यकर्ताओं की दायित्व है, और हर कार्यकर्ता समर्पित होकर उनके लिए काम करेंगे। एक और सवाल जो वहाँ पे उठ रहा है, बीजेपी खेमे के अंदर से कहा जा रहा है पैराशूट करके जो उम्मीदवार आए उनको दे दिया गया है, जो एनसी से आए, कांग्रेस से आए, उनको टिकट मिल गया है, जो पुराने नेता जो कार्यकर्ता रहे बीजेपी के उनको नहीं मिला है। शायद इसलिए आज पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बात मुखर होके कह रहे थे। देखिए पार्टियां जो है, हर पार्टी में ये दस्तूर होता है, और जाहिर है हमारी पार्टी है एक बहुत बड़ी पार्टी है और विस्तार उसका होते जा रहा है। जाहिर है लाइक माइंडेड लोगों को पार्टी में जगह दिया जाता है, और कोई समीकरण ऐसा बनता है जिसकी वजह से अगर मजबूरी होती देने की तो पार्टी टिकट भी देती है। नहीं तो लोगों का आना तो लगा रहता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जाना नहीं होता, सिर्फ आना होता है। लोग आते रहते हैं हमारी पार्टी में और समर्पित होकर फिर काम करना चाहते हैं। बाकी पार्टियों में क्या, लोग जाते रहते आते रहते, ये आया गया राम ऐसा नहीं होता। यहाँ लोग आते हैं तो पार्टी की पॉलिसी को देख के, पार्टी के काम को देख के, पार्टी समर्पित कैसे जनता में जाकर उनके साथ लिए समर्पित होकर काम करती है, उस बारे में चिंता करती है, इसलिए लोग आते हैं। और जाहिर है प्रधानमंत्री जी के जो पिछले 10 साल की कार्यशैली है उसको देखते हुए जो उनको लगता है कि एक ऐसी पार्टी जो जिसमें आप जन सेवा करना चाहते हैं और जनता के बीच में रह के जनता के लिए करना चाहते हैं, तो पार्टी एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म पूरे देश में है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म है। और इसलिए लोग जुड़ते हैं और उनको आनंद भी आता है, और उनकी अपनी जो सोच होती है कि जनता में समर्पित होकर जनता के लिए काम करें, तो वो भी उनको मौका पूरा मिलता है। अब टिकट उकट तो देखिए 18 करोड़ की पार्टी में पूरे इलेक्शन उठा के देख लीजिए, पूरे प्रदेश का, हर प्रदेश का इलेक्शन और देश का इलेक्शन उठा के कितनी सीटें होती, कितने टिकट होते हैं, 1,500-2,000 टिकट होते होंगे। 18 करोड़ के इसमें तो सबको तो टिकट नहीं मिल सकता ना।
1000-2000 लोगों को मिलता है टिकट साल में, हर बार इलेक्शन में, पूरे साल का जो 5 साल का इलेक्शन में, उसमें सब लोग मिलकर काम करते हैं। कोशिश होनी चाहिए, हम पार्टी बोलती है कि हर कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो लड़े इलेक्शन, और लड़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए, जमीन में जाके लोगों के लिए काम करना चाहिए। लेकिन पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी का दायित्व है कि किसको, उस पार्टी के पास अपने सर्वे आते हैं, किसको टिकट देना चाहिए, इस वक्त किसने ज्यादा मेहनत किया है, लोगों में किसकी ज्यादा पकड़ है और लोग किसको चाहते हैं, उसके बेसिस पे पार्टी डिसाइड करती है। किसी नाम और चेहरा देख के नहीं करती, जो लोगों का फीडबैक है, जिसको लोग चाहते हैं उसको ही सर्वे कर दे। कि एक सर्वे नहीं होता है, हमारे यहाँ पर लीडरशिप के लेवल पे कई सर्वे होते हैं, पार्टी के लेवल पे कई सर्वे होते हैं। पार्टी इतनी बड़ी है, पन्ना प्रमुख के सर्वे जो होते हैं बहुत अंदर से उसके फीडबैक आते हैं, और इसके बेसिस पर सही डिसीजन लेते हैं। इसलिए तो पार्टी आपका जो है बढ़ रही है, हर जगह अपने अपने रास्ते बनाते हुए सरकार भी बना रही है, जनता की सेवा भी कर रही है। बिल्कुल सईद जफर इस्लाम साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बीजेपी के अंदर की बात आपने कही। एक तरह से बहुत अच्छा है कि लोग किस तरह से कार्यकर्ता टिकट चाह रहे हैं, लेकिन जो अन्य पार्टियों से नेतागण आ जाते, टिकट मिल जाते, तो फिर जो कार्यकर्ता है वो किसी भी पार्टी में हो, बीजेपी में भी, वो सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल ये हमने जम्मू कश्मीर का हाल देखा, किस तरह से वहाँ पर बीजेपी में पहली लिस्ट के नाम जारी हो गए हैं। दूसरी तरफ जो गठबंधन है एनसी का, कांग्रेस का, उसमें एक तरह से नज़ीर हमारे सहयोगी बता रहे थे कि शायद लग रहा है कि अब वो नहीं होगा, सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर वहाँ पर अनबन है। तो आइए अब रुक करते हैं हम झारखंड का। झारखंड में भी चुनाव जल्द होने वाले हैं। झारखंड में बीजेपी खेमे में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए एनडीए के नेता दिल्ली में जमा हुए हैं। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन अध्यक्ष सुदेश महतो, हेमंत बिस्व शर्मा और चंपई सोरेन दिल्ली में हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात संभव है। सुदेश महतो की गृह मंत्री से भी मुलाकात की बात है, लेकिन प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रांची में ही हैं। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने ही चंपई सोरेन के बीजेपी में आने का विरोध किया था। क्या सब ठीक है पार्टी के भीतर? आइए समझते हैं अपने सहयोगी प्रशांत से, उन्हीं के पास चलते हैं। प्रशांत, तो आप ही ज़रा बताइए क्या हो रहा है झारखंड में? जो वहाँ के बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो नहीं है, लेकिन और तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, शीर्ष नेताओं से मुलाकात हो रही है, क्या हो रहा है वहाँ पर? जी देखिए निधि, पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं। मैं इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मौजूद हूं और अब से कुछ देर पहले ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जो आजसू हैं, उनके अध्यक्ष सुदेश महतो अब से कुछ देर पहले मुलाकात करके निकले हैं और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और एक बड़ा ऐलान भी किया है। एक तरीके से उन्होंने कहा है कि वो इस बार एनडीए के साथ ही चुनाव लड़े थे, वाला विधानसभा चुनाव है वो एनडीए के साथ लड़ेंगे। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 का जो विधानसभा चुनाव है वो आजसू ने बीजेपी से अलग लड़ा था। हालांकि उसके पहले वो बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ती थी और ये माना जाता है कि 2019 में जो बीजेपी को कम सीटें आए उसमें कई जगह उसकी हार में आजसू का भी हाथ था। तो ये एक बीजेपी के लिए थोड़ी राहत की खबर है, थोड़ी सुकून भरी खबर आई है कि सुदेश महतो ने अमित शाह से मिलने के बाद ये ऐलान किया है कि वो जितनी भी सीटें मिलेंगी वो एनडीए के भीतर ही इस बार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उन्होंने एनडीए के साथ ही लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह की अटकलें थी, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। तो ये एक बड़े सुकून की बात है। दूसरी बात, चंपई सोरेन को लेकर भी दिल्ली में आज काफ़ी हलचल है निधि। जैसे ही सुबह चंपई सोरेन यहाँ पहुँचे हैं दिल्ली कुछ ही दिनों के अंतराल के बाद, तो अब ये अटकलें लगनी शुरू हो गई है कि आखिर उनका अगला कदम क्या होगा। दो विकल्प अब उनके सामने हैं। उन्होंने ही इसका ऐलान किया था कि या तो वो नई पार्टी बनाएंगे या कोई नया दोस्त मिलेगा रास्ते में तो उसके साथ वो जुड़ जाएंगे। अब ये संभावना बन रही है कि संभवतः वो बीजेपी ही ज्वाइन करें और इसलिए आपने कहा कि कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जो इस पूरे मामले के सूत्रधार माने जाते हैं वो भी झारखंड में बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हैं, वो दिल्ली पहुंच गए हैं और ऐसा अनुमान है कि आज रात में किसी वक्त उनकी मुलाकात चंपई सोरेन की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है यहीं पर उनके घर पर। और अगर ये मुलाकात होती है
तब ये पता चल पाएगा कि आखिर अब चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होने जा रहा है। लेकिन कुछ इशारे ज़रूर मिलने लगे हैं कि अब हो सकता है कि वो नई पार्टी नहीं बनाए, और संभावना इस बात की अब शायद ज़्यादा लगने लगी है कि वो बीजेपी ज्वाइन करें। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कि चंपई सोरेन जब अमित शाह से मुलाकात करते हैं, जिसकी संभावना है आज रात, उसके बाद उस बैठक में क्या होता है और उसका वो क्या ऐलान करते हैं। एक सवाल जो आपने पूछा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस सब के बीच रांची में ही हैं, हमें भी काफ़ी चौंकाने वाली बात लगी, क्योंकि अगर चंपई सोरेन, ये बहुत बड़ी घटना है झारखंड के लिए, अगर वो बीजेपी से बातें चल रही हैं तो यहाँ पर उनको होना चाहिए था। मैंने उनसे भी बात की, उनके लोगों से भी बात की, उनका कहना था कि वो पार्टी के काम से ही रांची में हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी वो दिल्ली आएंगे या रांची में जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी वो रहेंगे। लेकिन चंपई सोरेन को लेकर आज रात में संभवतः कुछ फैसला हो सकता है और इनकी मुलाकात अमित शाह से हो सकती है। तो एनडीए के भीतर काफ़ी हलचल है आज दिल्ली में। बिल्कुल। और अर्जुन मुंडा को लेकर अगर संक्षेप में बता दें, कहा जा रहा था वो कहां पर है? वो भी एक बड़ा चेहरा है झारखंड का, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में वो कहां पर हैं? वो सक्रिय हैं? क्या जानकारी उस लिहाज से? नहीं निधि, मैं ये बता दूं कि अर्जुन मुंडा भी कल रात से ही दिल्ली पहुंच गए थे और वो भी दिल्ली में ही हैं। मैं ये नाम बताना भूल गया था, अर्जुन मुंडा दिल्ली में हैं। हालांकि जो चंपई सोरेन को लेकर जो बातचीत हो रही है वो निधि, जो जैसा मैंने बताया, हेमंत बिश्व शर्मा एक तरह से वही सूत्रधार हैं, वही इस पूरे मामले को देख रहे हैं। हालांकि जो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, वो भोपाल में हैं। उनसे पहले भी मुलाकात मेरी जानकारी है कि हो चुकी है चंपई सोरेन की, लेकिन सभी नेता दिल्ली में ही हैं और उम्मीद है कि चंपई सोरेन को लेकर आज कोई बड़ी खबर आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, आपका इस जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें तो प्रशांत का ये कहना है। चंपई सोरेन गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं और क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम देश की बात में और आपको ले चलेंगे हम महाराष्ट्र, क्योंकि वहां पर भी चुनाव करीब जल्द होने वाले हैं साल के अंत से पहले। तो ऐसे में वहां पर क्या हलचल है, कांग्रेस के खेमे का आंकलन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो देश की बात में अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसी कड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी की आज दूसरे दौर की बातचीत है। पहले राउंड की बातचीत में मुंबई की 36 सीटों पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक इन 36 सीटों में शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप 16 से 20 सीटों पर दावा कर रहा है, जबकि कांग्रेस 15 से 16 सीटों पर, एनसीपी शरद पवार गुट 7 से 8 सीटों पर। दरअसल उद्धव गुट ये चाहता है कि टूट के पहले शिवसेना द्वारा पिछली बार जीती एक सीट को छोड़कर सभी 14 सीटें उसे मिलें, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही उद्धव गुट चाहता है कि चुनाव से पहले सीएम चेहरे की भी घोषणा हो। हालांकि फिलहाल ना तो सीट को लेकर और ना सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी उद्धव के प्रस्ताव से सहमत नजर आ रहे हैं। तो आइए सीधे चलेंगे अपने दो सहयोगियों के पास। हमारे साथ रौनक कुकड़े भी हैं और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले अगर रौनक आपसे, अगर आज क्या परिस्थिति है, जितेंद्र आंकलन कर देंगे, लेकिन जो ये महाविकास आघाड़ी में जो सीटों को लेकर है, कितनी मुश्किल है स्थिति इस समय? जी देखिए निधि, इस वक्त भी जो दूसरे दौर की बातचीत है महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच में, खास तौर से मुंबई को लेकर ही, वो इस वक्त मुंबई के ट्राइडेंट बीकेसी होटल में बैठक जो है पिछले सवा घंटे से चल रही है। और जो जानकारी मिल रही है कि शिवसेना यूबीटी जो पहली बैठक में उनकी तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया था कि वो 20 सीटें मुंबई की चाहते हैं। मुंबई में मैं आपको बता दूं कि 36 विधानसभा की सीटें हैं और शिवसेना यूबीटी को लगता है कि मुंबई में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। यहाँ पर कैडर, सिंपति, वोट, ये सब कुछ उनके पक्ष में है। लिहाजा यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में शिवसेना यूबीटी अपने आप को देख रही है। लेकिन कांग्रेस को उनकी ये बातें जो है वो मंजूर नहीं दिखाई दे रही है। मुंबई कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मुंबई कांग्रेस हमेशा
से ही मुंबई में एक मजबूत पार्टी रही है और लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे देखने को मिले उससे तो निश्चित तौर पर उनको ये लगने लगा है कि यहाँ पर ताकत जो है वो कांग्रेस की बड़ी है। फिर चाहे मुस्लिम वोट्स की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। लिहाजा अगर देखें तो ये बैठक आज क्या इसमें कोई नतीजा निकल पाता है देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात साफ है कि सीएम का पद हो या फिर मुंबई की सीटें, इसको लेकर महाविकास आघाड़ी में फिलहाल जैसा कि तीनों बड़े नेता उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी या शरद पवार एक साथ भले ही दिखाई दे रहे हो, उनके भाषणों में सुर जो है वो एक साथ दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो छोटे नेता है वो कहीं ना कहीं अब भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, अगर आप आंकलन कर दें हमारे लिए इस समय जो उद्धव ठाकरे गुट की महत्वाकांक्षाएं हैं और कांग्रेस गुट की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, तस्वीर में देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान भी वहां पर मौजूद हैं। जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है उसकी लालसा किसे नहीं होगी, कांग्रेस को भी बेसब्री से इंतजार होगा और उद्धव ठाकरे गुट फिर चाहेंगे। और शरद पवार का जो जिस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा है, जो उनके जिस तरह से रुख रहा है, आपका क्या आंकलन, कितनी मुश्किल घड़ी है इस समय इस गठबंधन के लिए? देखिए निधि, तीनों ही महाविकास आघाड़ी के जो तीनों घटक दल हैं उनमें ऐसे नेता मौजूद हैं जिनकी की महत्वाकांक्षा जो है मुख्यमंत्री बनने की है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे में खुद उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कांग्रेस में दो ऐसे नाम हैं, पृथ्वीराज चौहान का नाम है और फिर बाला साहब थोरात हैं। जो मौजूदा महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हैं नाना पटोले, उनकी भी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा है सीएम बनने की। उनके भी जो समर्थक हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं कि हम हमारे नाना को इस बार सीएम बनाना चाहते हैं। तो वहीं शरद पवार, जिन्होंने कि परसों के दिन ही बयान दिया कि मेरी सीएम पद में कोई रुचि नहीं है, उनकी अपनी पार्टी में दो ऐसे नेता हैं जो कि सीएम बनना चाहते हैं, एक सुप्रिया सुले और दूसरे जयंत पाटिल। हालांकि इन्होंने कभी भी ऑन रिकॉर्ड इस महत्वाकांक्षा के बारे में बात नहीं की, खुलकर कभी बताया नहीं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इन दोनों लोगों की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है। अब फॉर्मूला ये तय हो सकता है, हालांकि उद्धव ठाकरे ऐसा फॉर्मूला नहीं चाहते हैं, लेकिन मोटे तौर पर यही देखा जा रहा है कि चुनाव नतीजों के आने के बाद में जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें होंगी, जो ज्यादा सीटें जीतेगा उसी का मुख्यमंत्री होने वाला है। और ऐसी स्थिति में मुंबई शहर वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा मलाई मिलती दिख रही है महाविकास आघाड़ी को, और ये मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। देखिए, जो 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त महायुति का पलड़ा भारी था। उस वक्त महायुति को 26 सीटें मिली थी मुंबई भर में जो है, और महाविकास आघाड़ी को 10 सीटें मिली थी। लेकिन अगर जो लोकसभा चुनाव, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं मुंबई में, जो 6 लोकसभा की सीटें हैं उनको अगर हम इस तरह से बाइफरकेट करें विधानसभा के मुताबिक एक एक, तो उस तरह से देखा जाए तो महायुति को 15 सीटें मिल रही हैं और महाविकास आघाड़ी को 21 सीटें, यानी कि 2019 से 11 सीटें कम मिल रही हैं महायुति को। और ऐसे में महाविकास आघाड़ी का हौसला जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और महाविकास आघाड़ी को लग रहा है कि मुंबई से हमें ज़्यादा सीटें मिलेंगी। ऐसे में तीनों ही पार्टियां मुंबई से ज़्यादा उम्मीदवार खड़ा करना चाहती हैं ताकि कल को जब सीएम पद पर दावा करने की बारी आए तो उनका पलड़ा भारी रहे। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा टकराव जो है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस, इन दो पार्टियों के बीच हो रहा है मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जो शरद पवार वाली एनसीपी है उसने भी 7 से 8 सीटों की मांग की है। हालांकि जो अविभाजित एनसीपी थी 2019 में, तब सिर्फ एक ही विधायक जो है उनकी पार्टी का मुंबई से चुनकर आया था और एनसीपी की वैसे कोई बड़ी प्रेजेंस मुंबई में नहीं है। लेकिन एनसीपी अब मुंबई में भी अपने पैर पसारना चाहती है, अपने आप को मजबूत करना चाहती है और इस लिहाज से उसने भी ज्यादा सीटों की मांग मुंबई शहर से की है। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं और जीत के आंकलन जिस तरह से तमाम पार्टियां अपने लिए लगा रही हैं। और बीजेपी खेमे से जुड़ी हुई एक और खबर, विधानसभा चुनावों के करीब आते ही नेताओं के बयान अहम हो जाते हैं। खासकर राज्यों में बयानों पर क्या राजनीतिक असर हो, ये आंकलन शुरू हो जाता है। ऐसे में खबर है कि कंगना रनौत को बीजेपी नेतृत्व का निर्देश गया कि वे बयान के लिए अधिकृत नहीं है, उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है, ना दे अनर्गल और हर मुद्दे पर अपना बयान। कंगना के संदर्भ में बात सामने आई है। आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, पार्टी का अगर इस तरह से बयान आ रहा है, जाहिर है अहम हो जाता है क्योंकि आगामी चुनावों को लेकर जो पार्टी है उसका राजनीतिक असर भी हो सकता है।
क्या हो रहा है इस मसले पर पार्टी के अंदर, बताइए। देखिए, काफी गंभीरता से बीजेपी ने इसको लिया है। यही कारण है कि बीजेपी ने तुरंत ही कंगना रनौत के बयान से अपने आप को अलग कर लिया। न केवल अलग किया बल्कि उनको हिदायत भी दी है सार्वजनिक रूप से कि वो आने वाले वक्त में कभी भी इस तरह का बयान ना दें और पार्टी लाइन पर ही चलें। महत्वपूर्ण बात यह निधि की विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा में बीजेपी को अपने उम्मीदवारों के नामों का चयन करना है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होने जा रहा है और ऐसे में बीजेपी को इस बात का एहसास है कि वो किसान वोट जो बीजेपी से छिटक गए थे किसान आंदोलन के चलते, जिन्हें बीजेपी अपने पाले में लाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर बात करें तो उन्होंने न केवल एमएसपी में जो आने वाली फसलें हैं उनकी संख्या बढ़ाई है, बल्कि बोनस का भी अनाउंसमेंट किया है। यानी बीजेपी अपनी ओर से किसानों को अपने पाले में लाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। इस बीच कंगना रनौत का यह बयान आता है जिसमें किसान आंदोलन को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए जाते हैं, कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। इसमें कहा जाता है कि अगर मजबूत नेतृत्व नहीं होता तो पंजाब के हालात को लेकर के बांग्लादेश जैसे हालात भारत में बन सकते थे। वो ये कह रही कि वहां पर महिलाओं का बलात्कार हो रहा था, वहां पर लोगों की हत्याएं करके उनको टांग दिया जा रहा था। तो इस तरह से जो पूरा किसान आंदोलन उस पर वो प्रश्न चिन्ह लगा रही है। विपक्ष ने इसको काफी गंभीरता से लिया। विपक्ष ने इसे लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। ये मांग भी कर डाली कांग्रेस पार्टी की ओर से कि कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनके खिलाफ एनएसए लगना चाहिए। तो ये बीजेपी को समझ में आया कि इससे जो किसानों को अपने पाले में लाने का प्रयास हो रहा है उस पर चोट पहुंच सकती है। यही कारण है कि बीजेपी ने बिना देरी किए अपने आप को कंगना रनौत के बयान से न केवल अलग किया बल्कि उन्हें सार्वजनिक रूप से हिदायत भी दी है कि वो आने वाले वक्त में इस तरह का बयान कोई ना दे। तो अभी देखने की बात होगी कंगना इस पर आगे क्या करती है। लेकिन बीजेपी का ये हमने देखा है कि पिछली लोकसभा में कई सांसद ऐसे थे, चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे रमेश बिधूड़ी हो या फिर प्रवेश वर्मा हो, जिनके बयानों को लेकर बीजेपी असहज थी। इन तीनों का टिकट काटकर पार्टी ने एक तरह से संदेश भी दिया था कि वो इस तरह के बड़बोले नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। और पीएम मोदी कई बार संसदीय दल की बैठकों में ये कह चुके हैं, सांसदों को हिदायत दे चुके हैं कि वो रनिंग कमेंट्री करना बंद करें। कोई जरूरी नहीं कि हर बार आपके सामने माइक लगाया जाए तो आपको बोलना ही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सांसदों के इस तरह के बयान आते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये परेशानी का सबब बनता है। यही कारण है कि कंगना रनौत के मामले में पार्टी ने ये एक्शन लिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गहराई से समझाने के लिए कि जो सांसद हैं उनको बहुत जिम्मेवारी के साथ बयान देना चाहिए और जब विधानसभा चुनाव करीब हो तो ऐसे में राज्य की राजनीति पर बहुत असर पड़ता है, जब पार्टी की पूरी कोशिश है कि वहां पर किसी तरह जीत हासिल की जाए। बहरहाल एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते, बने रहिए हमारे साथ। खबर महाराष्ट्र से। बदलापुर में नाबालिग बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में आज कल्याण कोर्ट में आरोपी अक्षय शिंदे को पेश किया गया। कोर्ट ने अक्षय शिंदे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बदलापुर मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आरोपी अक्षय शिंदे को सोमवार को कोर्ट में पेश किया और उनकी पहचान परेड कराने की इजाजत मांगी। इस परेड में पीड़ितों के सामने आरोपी को लेकर उनकी शिनाख्त कराई जाती है। यह पहचान परेड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने होनी है। इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में बदलापुर मामले की जांच रिपोर्ट देनी है, केस की डायरी और दस्तावेज के साथ। इस मामले में राज्य सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट जल्द ही गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में स्कूल प्रशासन और तत्कालीन पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार बताया गया है। हमने एक सेपरेट कमेटी जो महिला और बाल कल्याण विभाग है उसके कमिश्नर ननावरे जी, इनकी अध्यक्षता में स्थापन की है और इसके बारे में कल हमारी कैबिनेट में जो चर्चा हुई है, किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो सब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अगर हमने सेल्फ डिफेंस अपने स्कूल में किया है तो प्राइवेट स्कूल के लिए इस स्कीम में हमारी एक डिफ़िकल्टी महाराष्ट्र की ये भी है कि हम स्कूल की पूरी ग्रांट देते हैं, उनका पूरा खर्चा देते हैं, फिर भी उनको गवर्नमेंट का स्टेटस नहीं है, इसलिए बहुत सारी सुविधाओं से उनको वंचित रहना पड़ता है। एक घटना होने के बाद हम लोग कार्रवाई करते हैं, उनको पनिशमेंट देते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन है क्या? ये जो घटनाएं नहीं हो, इसलिए ओनली सोल्यूशन एज पर माय जजमेंट, बीइंग माय एक्सपीरियंस एज MOS होम, इज दैट पैनिक बटन आर देयर ऑन द मोबाइल्स ऑल्सो, बट दोज मोबाइल्स आर नॉट विद एवरीबडी। सो पैनिक बटन जो दिया जाएगा उसमें वो बच्चों को भी दिया जाएगा, बच्चियों को भी दिया जाएगा,
जो भी एक्सपेंडिचर है हम लोग बेयर करेंगे। इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब तक आरोपी अक्षय शिंदे की 2 पत्नियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। वहीं इस मामले में आरोपी अक्षय शिंदे की तीसरी पत्नी का बयान भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जल्द ही दर्ज करेगी। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को अक्षय शिंदे के फोन की तलाश है, जिससे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ये पता लगा सके कि इस तरीके की हरकत करने वाला व्यक्ति अपने फोन में किस तरीके की चीजें रखता था, किस तरीके के वीडियोस देखता था और उसके संपर्क में कौन कौन था। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े और पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर जल्द ही गणेशोत्सव का त्यौहार शुरू होने वाला है। मुंबई में गणराज विराजने वाले हैं और महाराष्ट्र में तो ये पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है। ऐसे में मूर्तियों की खरीद चल रही है, लेकिन इस खरीद में इको फ्रेंडली गणपति की मांग इस कदर कम हो गई है कि कई मूर्तिकारों ने मिट्टी के गणपति बनाने ही बंद कर दिए हैं। लगता है पर्यावरण को बचाने की मुहिम ग्राहकों पर कुछ खास असर नहीं कर पाई। इको फ्रेंडली यानी मिट्टी की गणपति मूर्तियां बनाने वाले कलाकार यूसुफ गलवानी अब दिए मटके बना रहे हैं। कहते हैं कि इको फ्रेंडली की मांग इतनी घट चुकी है कि इन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। हमने इको फ्रेंडली गणपति कुछ ज़्यादा ही प्रमोट किया था कि सबको मिले, तो हमने फर्स्ट लॉकडाउन में हमने स्टार्ट किया तो सब ने खरीदा भी, ऑलमोस्ट सब ने कुछ 300-350 गणेश बनाए थे, सब बिक गए। फिर नेक्स्ट ईयर वापस एक बंदा जो हमसे सुरेश करके जो पाटकर था, उसने बोला कि यूसुफ भाई हमारे लिए 1200 गणपति बनाओ। तो हमने उनका ऑर्डर भी लिया 1200 गणपति का। ऑलरेडी सब लोग दे रहे थे, हम इतना बटन नहीं ले, पर हमारे पास प्लेस नहीं था, तो हमने 1200 गणपति बनाने स्टार्ट किया। तो उसने थोड़े बहुत पैसे दिए, तो थोड़े बहुत पैसे का वो गणेश लेके गया, बाकी का जो गणेश 1000 गणपति उसने नहीं उठाया। बोलता यार मेरा सेल नहीं हो रहा है, तो पूरा बटन हम पे आ गया। हम आज तक उसका पैसा हम हमारे कारीगर को पे करते हैं थोड़ा थोड़ा। जब सबके जो आर्टिस्ट थे हमारे पास 15-20, उनका पैसा देना है, क्योंकि किसका लाख किसका 1.5 लाख सब हो रहा था, तो अभी तक हम चुका रहे हैं उसका। इसके लिए फिर हमने सडन सोचा अभी नहीं करना है, क्योंकि सब पीओपी में ही जा रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा। पीओपी सस्ता हो रहा है, लेकिन क्ले का थोड़ा महंगा है, लेकिन क्ले बेटर होता है, लेकिन नहीं समझ रही है पब्लिक, इसके लिए हमने बंद कर दिया। और लगभग कितना नुकसान आपका हो गया था? करीबन उस समय 10 से 12 लाख का। ट्रिक करोगे तो होगा, अगर आप ढील दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप एक्चुअल बंद कर दोगे तो आदमी खुद ब खुद मुड़ेगा कि हाँ भाई क्ले का लेना बेटर है। भले हम 10 फीट वाला नहीं ले, 5 फीट, हम भले छोटा ले, लेकिन गणेश तो गणेश ही है ना, बड़ा लो या छोटा लो। सुभाष कृष्णा पांडरे करीब 20 सालों से मूर्तियों में जान फूंक रहे हैं। सरकारी सुझाव आदेशों का पालन करते हुए इको फ्रेंडली गणपति बनाना शुरू तो किया, लेकिन बीते साल बिक्री ठप रही। इसीलिए इस साल फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर ही जोर दे रहे हैं। रूल रेगुलेशन हम लोग को हर साल, मतलब ये कोरोना से हम लोग सोच रहे कि पीओपी बंदी मिट्टी का, लेकिन अभी ये बड़े बड़े गणपति मिट्टी के नहीं हो पाएंगे। 4 फीट का हम लोग को लेवल दिए, हम लोग को बोले कि 4 फीट के अंदर जितना भी है वो मिट्टी का कर दो। हम लोग भी तैयार है, लेकिन क्या पब्लिक लेनी चाहिए, पब्लिक को नहीं परवड़ता है। मिट्टी का भाव ज़्यादा है और वो उठाने में हैवी भी हो रहा है। अभी गए साल मैं मट्टी 2-3 साल से मट्टी कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे को रिस्पांस नहीं आ रहा है भाई, उसका प्राइस नहीं जम रहा है। और उसके बाद बोले तो उसको संभालने के लिए बहुत तकलीफ है। जिसको अभी उठाने को जो नॉलेज नहीं है, वो तोड़ ताड़ के गणपति घर पे लेके जाते हैं। पब्लिक को ये पीओपी का आदत गिर गया है, तो उन लोगों को ही ज़्यादा ले। हम लोग कितना बोल के थक गए, लेकिन हम लोगों ने अभी गए साल में 2023 से इतना लॉस हो गया कि मेरा गणपति कोई नहीं लिया मट्टी का। अच्छा हो गया, तो फिर होता है वो ऐसा। अब ये जन जागृति पब्लिक में चाहिए कि बाबा चलो मिट्टी का ही लाने का अपने को। दरअसल प्लास्टर ऑफ पेरिस की 1 फीट की एक मूर्ति 1000 से 1200 में मिल जाती है, लेकिन मिट्टी की बनी मूर्ति 3000 की पड़ती है। कारीगर पीओपी की 1 फुट की मूर्ति बनाने पर 500 से 600 रुपए खर्च करते हैं। मिट्टी की मूर्ति पर कम से कम 1000 रुपए खर्च होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति कुछ मिनटों में बन जाती है, जबकि मिट्टी की प्रतिमा 4 से 5 घंटे ले लेती है। पीओपी की मूर्तियां मजबूत भी होती हैं, इसलिए इन्हें संभालना मुश्किल नहीं। वहीं मिट्टी की मूर्ति नाजुक होती है, टूटने का खतरा बना रहता है। इफ़ यू गो अराउंड 4 फीट, 6 फीट, 10 फीट, 12 फीट, तो उसमें कैसा है ना, आपको उतना टेंशन नहीं रहता है बनाने के लिए ये वो। और इसमें कैसा है कि आप जितना हाइट बढ़ाते जाओगे उतना आपको फिर प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, डेलिकेट हो जाता है, फिर आपको उसको संभालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं बनाने के लिए। तो इसके वजह से व्हाट वी सजेस्ट कि अगर ये जो है घर की मूर्तियाँ, दिस इज़ मतलब आप एक 1.5-2 फीट तक आप लिमिटेड रखो तो अच्छा है, क्योंकि फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट बड़े मूर्तियाँ वी सजेस्ट कि आप इको फ्रेंडली में ना बनाए, बिकॉज वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और बनाने का कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है थोड़ा।
प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में सालों तक नहीं घुलता, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है और जल प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा करता है। लेकिन सस्ती कीमत, सुंदरता और भव्यता की चाहत में लोग मिट्टी की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाओं को पसंद करते हैं। ग्राहक अपना फायदा देखते हैं और मूर्तिकार लॉस से बचते हैं। यही वजह है कि पर्यावरण को नुकसान से बचाने की नेक सोच सिर्फ सोच तक ही सीमित रह जाती है। मुंबई से कैमरामैन सागर शिर्के के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। देश के मंदिर आज कान्हा की भक्ति में रंगे हुए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मंदिरों में बाहर सुबह भक्तों की कतारें देखी गई। हालांकि रात में त्यौहार की रौनक अपने चरम पर पहुंचेगी, लेकिन मथुरा वृंदावन का नज़ारा मनोरम होता है और देखते ही बनता है। और आपको ग्वालियर लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी की ज़बरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। मंदिर में राधा कृष्ण को 100 करोड़ से ज़्यादा कीमत के आभूषणों से सजाया गया है। ये परंपरा 100 साल पुरानी है। भगवान के इस अद्भुत रूप के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़ दिन भर बनी रहती है। जाते देश की बात में खबर अपने पर्यावरण से जुड़ी हुई उत्तराखंड आपको लिए चल रहे हैं। यहाँ के पिथौरागढ़ में व्यास घाटी के नाभी डांग स्थित ओम पर्वत फिर से बर्फ से ढक गया है। बर्फबारी होने से ओम पर्वत पर ओम का चिन्ह फिर दिखाई देने लगा है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटन प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में ओम पर्वत की बिना बर्फ की एक फ़ोटो वायरल हो रही थी। बर्फ़ पिघलने की जानकारी से पवित्र ओम पर्वत पर आस्था रखने वाले शिव भक्त कुछ निराश थे, लेकिन अब नई तस्वीर सामने आने से भक्तों में खुशी है।